स्वागत है दोस्तों। देश के सबसे बड़े राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के साथ दरिंदगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह हाथरस में गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया, उसने पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। हैवानों ने तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, लेकिन यूपी पुलिस ने भी पीड़ित परिवार का कम शोषण नहीं किया। इस मामले में 19 साल की दलित लड़की को वहीं के 4 लड़कों ने पहले अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर कथित तौर पर उसकी जबान काट दी, जिससे वो किसी के सामने आप बीती बयां न कर पाए। साथ ही लड़की की रीढ़ की हड्डी पर भी चोट के निशान मिले हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार का दर्द यहीं समाप्त नहीं हुआ। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही लड़की ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन पुलिस न जाने किस जल्दबाजी में थी कि रात के वक्त ही मृतक युवती का अंतिम संस्कार कर दिया, या फिर यूं कहें कि शव को जला दिया, वो भी घरवालों की मर्जी के बिना। घरवाले पुलिस के सामने लगातार गुहार लगाते रहे कि आखिरी बार तो उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देख लेने दो, लेकिन पुलिस ने पीड़ित लड़की के परिवार को यह हक भी नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया, ताकि सच बाहर ही ना आ पाए। ऐसा पहली बार हुआ जब मीडिया को पीड़ित परिवार तक पहुंचने से रोका गया हो। इस दौरान कुछ पत्रकारों ने बेहतरीन काम किया, जिससे ये तस्वीर सबके सामने आ पाई। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा तनुश्री पांडे का, जो इंडिया टुडे ग्रुप में रिपोर्टर हैं। तनुश्री ने जिस बेबाकी से पुलिस से सवाल किए, वो वाकई काबिले तारीफ हैं। ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है, मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 आप जानते हैं कि जिस दौरान हाथरस में बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया, उसी दौरान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और बलरामपुर में भी बलात्कार की घटनाएं सामने आई थी। बुलंदशहर में एक 14 साल की बच्ची को निशाना बनाया गया, तो बलरामपुर में दरिंदों ने 22 साल की युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। हाथरस मामले पर इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस मामले ने इंसानियत को तो शर्मसार किया ही है, साथ ही ये बात भी साबित कर दी कि गरीबों को इंसाफ बहुत महंगा मिलता है। ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे हिस्सों में ऐसी वारदातें नहीं हुई, लेकिन जातीय ऊंच नीच उत्तर प्रदेश में किस कदर हावी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तभी तो पुलिस ऊंची जात वालों पर हाथ डालने से डरती है। पहले भी ऐसे मामले हुए हैं जिनमें रेप के गुनहगारों को बचाने की कोशिश खुद पुलिस ने की है, चाहे आप कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें या फिर चिन्मयानंद की। उन्नाव रेप केस, जिसमें बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के आरोप लगे थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। परिवार पर समझौता करने के लिए काफी दबाव बनाया गया। कुछ वक्त बाद एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन इसी हादसे में उनके परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। इसका आरोप भी कुलदीप सिंह सेंगर पर ही था। न जाने ऐसी और कितनी निर्भया हैं जो इन दरिंदों का शिकार बनेंगी। अब आप डीएम साहब का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो परिवार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। अब आप रोती हुई उस माँ का दर्द सुनिए, जिसके लाख मना करने के बाद भी उसकी बेटी का अंतिम संस्कार जबरन कर दिया गया। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस को अंतिम संस्कार करने की जल्दबाजी क्यों थी? पुलिस पर किसका दबाव था? मीडिया को गांव में घुसने से क्यों रोका गया? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हैं जो हम सबके जहन में उठ रहे हैं। एक तरफ हैदराबाद पुलिस है, जिसने रेप के मुलजिम को एनकाउंटर में मार गिराया, और दूसरी तरफ यूपी पुलिस, जो मामले पर लीपापोती करने में लगी है। हम ये नहीं कह रहे कि हैदराबाद पुलिस की तरह ही यूपी पुलिस को भी एनकाउंटर कर देना चाहिए था, लेकिन पीड़ित परिवार को कम से कम इस तरह सताना तो नहीं चाहिए। खैर, इस मामले में अब तक 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं।
और डीएम पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान भी ले लिया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर पुलिस पर दबाव किसका था, क्योंकि पुलिस किसी की ज्यादती दुश्मन तो होती नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि पुलिस अक्सर रसूखदारों के दबाव में काम करती है। इस मामले में वो रसूखदार कौन था जिसके कहने पर पुलिस इस तरह की बेवकूफ़ी भरे काम कर रही थी? बेवकूफ़ी भरे काम इसीलिए क्योंकि गांव में मीडिया भी मौजूद थी और लोगों के पास स्मार्टफोन्स भी थे। ऐसे में इस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग होना तो लाजमी था, लेकिन फिर भी पुलिस ने ऐसी कई बेवकूफ़ियां की जिसके बाद उनका सवालों के घेरे में आना लाजमी था। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पीड़ित से मिलने पहुंच रहे थे, तभी उन्हें पुलिस ने रोक लिया। पुलिस पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ हाथापाई की और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। इतना ही नहीं, प्रियंका वाड्रा के साथ भी पुरुष पुलिसकर्मियों ने हाथापाई की। हालांकि इस पर यूपी पुलिस ने बाद में माफी भी मांगी। इस पर स्मृति ईरानी का बयान आता है कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि ये पीड़ित परिवार की मदद के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति के लिए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच शनिवार को राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को कुछ शर्तों के साथ हाथरस जाने की इजाजत मिल गई थी। सवाल इस बात का भी है कि आखिरकार राजनीतिक दल सिर्फ हाथरस को लेकर के ही प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, जबकि रेप के मामले तो यूपी में और भी हुए हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो मामला लाइमलाइट में है उसी में जाइए और अपनी राजनीति चमकाइए। अब बात कर लेते हैं आंकड़ों की। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़े बताते हैं कि दलितों के साथ होने वाले अपराध के मामले में साल 2018 की तुलना में साल 2019 में 7.3% क्राइम ज्यादा हुआ है। और महिलाओं के साथ रेप के मामले में उत्तर प्रदेश 3065 केस के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गया। इस तालिका में राजस्थान पहले नंबर पर है, जहां 5997 मामले साल 2019 में सामने आए थे। दलित महिलाओं के साथ होने वाले ऐसे अपराधों के मामले अकेले यूपी में ही नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में पिछले 4 महीने से चेयरमैन का पद खाली है। उत्तर प्रदेश की SC/ST कमीशन, जिसको बनाया तो गया था दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए, लेकिन पिछले 10 महीने से यहां पर भी चेयरमैन का पद खाली है। और नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल्स भी अपने अध्यक्ष का इंतजार कर रहा है। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या इमेज बनी। CNN ने 1 अक्टूबर को लिखा है कि भारत में भले ही संविधान लागू होने के बाद जातीय भेदभाव खत्म हो गया था, लेकिन आज भी 2000 साल पुरानी कुरीतियां जिंदा हैं। लोगों को जन्म से ही इसका सामना करना पड़ता है। हिंदुओं को बचपन में ही बता दिया जाता है कि समाज में तुम्हारी जगह क्या है, तुम क्या नौकरी करोगे और तुम्हारी शादी किससे होगी। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल समेत कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ये मानती हैं कि दलित महिलाओं को अमूमन जातीय हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब आप ही सोचिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिस देश में विज्ञापनों के माध्यम से दिया जाता है, उस देश में महिलाओं और बच्चियों का क्या हाल है। इस नारे की हकीकत क्या है, ये किसी को बयां करने की जरूरत नहीं। हाथरस पीड़ित लड़की की मौत सिर्फ एक बार नहीं हुई। एक बार तो पहले ही उन वैश्यों ने उसको मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक उसकी मौत होती चली गई। वो कैसे हुई हम आपको बता देते हैं। दरअसल एक बार जब उसका बलात्कार हुआ और उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहां पर उसका इलाज ठीक तरीके से नहीं हुआ, शायद वहां पर साधन नहीं रहे होंगे। उसके बाद अस्पताल के लोगों ने उसको रेफर कर दिया एम्स अस्पताल में, लेकिन एम्स अस्पताल में क्योंकि बेड खाली नहीं था, इसी के चलते उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। मैं पूछता हूं आप सभी से कि क्या इस पूरे मामले में अस्पताल को जरा सी संवेदना नहीं दिखानी चाहिए थी? उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, जबान कटी हुई थी, कुल मिलाकर के हालत बिल्कुल गंभीर थी, लेकिन फिर भी एम्स अस्पताल में उस बच्ची को भर्ती नहीं किया गया। अगर ऐसे ही कोई पॉलिटिशियन जिसे खांसी भी आ जाए जोर से, उसे आराम से आप एम्स में भर्ती कर लेते हैं, उनके लिए पहले से ही रिजर्व बेड होते हैं एम्स अस्पताल में। लेकिन अगर कोई गंभीर हालत में जरूरतमंद पेशेंट अगर वहां पर आता है तो उसको आप भर्ती नहीं करते, उसको आप सफदरजंग अस्पताल रेफर कर देते हैं। और सफदरजंग में 14 दिन तक मौत से लड़ने के बाद उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन भी इस बच्ची की मौत के जिम्मेदार हैं। इसके बाद जब बच्ची का अंतिम संस्कार करने की बारी आई तो घर वालों को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, बल्कि रात के 2 बजे सारे कानूनों का उल्लंघन करते हुए, एक तरह से कहा जाए कि शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उनका भी पालन नहीं किया गया। क्योंकि अंतिम संस्कार हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर
देर रात नहीं किया जाता, या फिर ये कहें कि सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। और यहां पर पुलिसकर्मी समझा रहे थे घर वालों को कि रात को आप कर दीजिए अंतिम संस्कार, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसे करना पड़ता है। लेकिन आप एक बात बताइए, मिट्टी का तेल डाल करके कभी किसी का अंतिम संस्कार होता है क्या? इन पुलिस अधिकारियों को या इन पुलिस कर्मियों को जरा सी भी इस बात की शर्म नहीं आई कि मरने के बाद तो कम से कम मृतक को इज्जत दे दो। और इस पूरे मामले के अंदर जिस पर पूरी देश की नजरें टिकी हुई हैं, उस मामले में इस तरीके की लापरवाही भरा रवैया पुलिस प्रशासन की तरफ से अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए हाथरस केस को शर्मनाक और भयावह कहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि आरोपियों का बचाव क्यों किया जा रहा था। जवाब देने के लिए गुरुवार तक का वक्त भी दिया गया था, लेकिन योगी सरकार ने एसआईटी को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिनों की और मोहलत दे दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की ओर से एक बेतुका बयान दिया गया। वो ये था कि शव को रातों रात इसीलिए जलाया गया क्योंकि उन्हें संदेह था कि कहीं हालात तनावपूर्ण न हो जाएं। इसके अलावा विसरा रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा बार बार जोर दिया जा रहा है, जबकि रेप के 11 दिनों बाद रेप की पुष्टि करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि तब तक बॉडी से सारे सबूत नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में पीड़िता के बयान को ही एविडेंस माना जाना चाहिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है और पीड़ित लड़की पहले ही बयान दे चुकी है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। वैसे भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। उम्मीद करते हैं कि मामले में अब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।